and if you have missed those videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study Bohr's model for hydrogen atom. So the topic that we are going to study today is Bohr's model for hydrogen atom. So Niels Bohr in 1913 put forth his postulates about the atomic model for hydrogen. तो नील्स बोर ने क्या किया 1913 में एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कुछ पॉइंट्स आगे रखे. ये करते वक्त मतलब हाइड्रोजन का मॉडल बनाते वक्त नील्स बोर ने कौन कौन सी थियरी से हेल्प लिया था? वो था क्वांटम थियरी, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. तो ये 3 थियरीज का हेल्प लेके नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन तय किया. सो दिस आर द पोस्टुलेट्स फॉर बोर एटॉमिक थियरी. That is Bohr atomic theory of hydrogen. So the first one, the electron in hydrogen atom can move around the nucleus in one of the many possible circular paths of fixed radius and energy. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन एटम में, वो न्यूक्लियस, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू आपका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है. तो उसमें बहुत सारे सर्कुलर पाथ है, तो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विथ फिक्स रेडियस एंड फिक्स एनर्जी. उस सर्कुलर पाथ का, जो भी सर्कुलर पाथ में वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, उस सर्कुलर पाथ का एक फिक्स रेडियस होगा और एक फिक्स एनर्जी होगी. एंड दिस पाथ, ये सर्कुलर पाथ जिसका फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी है, उसे कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट. तो ये 3 टर्म्स यूज कर सकते हो आप ये आउटर ऑर्बिटल को, दैट इज ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट्स. नाउ दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रेटली अराउंड द न्यूक्लियस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. दैट इज सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू ये ऑर्बिट इस तरह से प्रेजेंट है. ठीक है, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर, फिर दूसरा सर्कल तीसरे सर्कल के अंदर, इसलिए वो कंटिन्यूस ऐसे प्रेजेंट है और इनकी एनर्जी ऑर्डर भी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम. तो सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, तो ये टाइम के साथ इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होगी, वो फिक्स उसी एनर्जी के साथ उस ऑर्बिट में घूमता रहेगा. हाउएवर the electron will move from the lower stationary state to higher stationary state if and when the required energy is absorbed by the electron. मतलब जब भी आप इस एटम पे कोई रेडिएशन डालोगे या फिर इस एटम को हीट करोगे, 2 वे से, यदि इस एटम पे आप रेडिएशन डालोगे या फिर इस एटम को हीट करोगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा. और जब भी और कभी भी वो एनर्जी जब भी और कभी भी एब्जॉर्व किया इस इलेक्ट्रॉन ने, तो एक स्टेशनरी स्टेट से, दैट इज लोअर स्टेशनरी स्टेट से, वो हायर स्टेशनरी स्टेट की तरफ मूव कर सकता है. और जब भी वो ऐसे मूव करेगा, द एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर वन. ठीक है, तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, तो क्या करेगा, एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, इस ऑर्बिट में जब घूम रहा था उस हिसाब से उसकी एनर्जी अब बढ़ गई है, तब उसको हायर ऑर्बिट में जाना है. तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज जंप करके इस ऑर्बिट में चला गया, बट इस ऑर्बिट में वो ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा क्योंकि ये उसकी ऑर्बिट नहीं है. तो वापस वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा. और जब वो वापस आएगा, जब तो फिर वो जो भी उसने एनर्जी एब्जॉर्व किया था वो अब बाहर दे देगा, मतलब अब एनर्जी वो इमिट करेगा. पहले उसने एनर्जी एब्जॉर्व किया, फिर लोअर से हायर में गया, अब हायर से लोअर में आते वक्त जो भी एनर्जी उसके पास था उसने इमिट कर दिया. एंड दिस एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर. ये एनर्जी चेंज जो भी होता है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन, इसे बोलते हैं. पहला वाला था एब्जॉर्प्शन, जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली तो उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन, जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दे दी तो उसे कहेंगे इमिशन. ये दोनों भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होते. Now, third postulate, the frequency of radiation
absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E is given by expression. मतलब जब भी इमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट दोनों ऑर्बिट के एनर्जी में तो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को आपको यदि फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्लेन करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी वो वाले रेडिएशन का जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या इमिट हुई ड्यूरिंग ट्रांजिशन, वो दिया जाता है डेल्टा ई अपॉन एच। और डेल्टा ई एक्चुअली होता है एनर्जी ऑफ द हायर एनर्जी स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर वन। सो ई वन एंड ई टू आर द एनर्जीज ऑफ लोअर, दैट इज ई वन मतलब लोअर एनर्जी स्टेट का, और ई टू मतलब हायर एनर्जी स्टेट का, जो भी अलाउड एनर्जी स्टेट्स है। एंड द एक्सप्रेशन इज नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो बोर ने फ्रीक्वेंसी रूल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन का एक्सप्लेन कर पाए जिसे इमिट या एब्जॉर्ब किया जा रहा है बाय इलेक्ट्रॉन, और उस रूल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन विच एवर इज एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय डेल्टा ई अपॉन एच, और डेल्टा ई मतलब ई टू माइनस ई वन। Now fourth, the angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed at the angular momentum को कैसे express करोगे, m mu r that is equal to n into h upon 2 pi, और n क्या हो जाता है 1 2 3 4, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सप्लेन किया गया, एम यू आर विच इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब does an electron can move only in those orbits from which its angular momentum is integral multiplier of h upon 2 pi। और ये थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है एक्चुअली। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में जंप नहीं कर सकता या वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन आपके इनर ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो 10 ऑर्बिट छोड़ के एक ऑर्बिट में वो जंप करके चला जाएगा, नहीं। वो इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए एक ऑर्बिट से दूसरे में, वो ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो यदि इसका इंटीग्रल मल्टीप्लर है, आपका इंटीग्रल मल्टीपल है आपका ऑर्बिट, तो ही आपके ऑर्बिट में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो पाएगा, एंड दस ओनली सर्टेन फिक्स ऑर्बिट्स आर अलाउड हियर। तो इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स ऑर्बिट में ही जंप कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में कैसे भी जंप नहीं कर सकता। नाउ रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थियरी, तो ये तो बोर्स के पॉस्टुलेट्स हो गए, अब उसके रिजल्ट्स क्या थे। तो Bohr's theory is used to derive the energies of orbits, that is the stationary state in the hydrogen atom, and the results of the Bohr hydrogen atom are। तो Bohr theory किसके लिए यूज किया गया, to derive the energies of the orbit। तो ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए Bohr theory यूज किया गया था in the stationary state of hydrogen atom, और उस थियोरी के हिसाब से ये रिजल्ट्स थे। The stationary states of electron are numbered as n 1 2 3। तो stationary state of electron को क्या नंबर दिया गया, n equals to 1 2 3। These integers are also known as principal quantum number। तो principal quantum number एक्चुअली कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो सपोज न्यूक्लियस के जो पास वाला ऑर्बिट है 1 हो गया, फिर उसके बाद वाला ऑर्बिट हो गया 2 एंड सो ऑन, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स को नंबर दिए गए, ये एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक से बाद में एक्सप्लेन करूंगी। द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए जीरो, और ए जीरो का फिक्स वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। ए जीरो का फिक्स वैल्यू क्या है 52.9 पिकोमीटर, तो आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए जीरो। नाउ the radius of first stationary state is called as Bohr's radius which is 52.9 picometer। क्यों, क्योंकि first stationary state का n क्या होगा 1, and Rn equals to 1 square a0, therefore Rn equals to a0, और इसलिए Rn मतलब the radius of the first stationary orbit हो जाएगा 52.9, और उसे कहते हैं Bohr's radius, ठीक है। तो radius of the first stationary state of hydrogen atom, that is the first stationary orbit, और उसका रेडियस क्या है 52.9 पिकोमीटर।
Third result, the most important property associated with electron is the energy of its stationary state. तो बोर थ्योरी इसीलिए हुआ था कि वो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसका एनर्जी कैलकुलेट कर सके. तो उसकी एनर्जी ऐसे दी जाती है, E1 इक्वल्स टू माइनस आर एच इंटू 1/n². E1 equals to minus RH into 1/n², where n is again 1, 2, 3. RH को क्या कहोगे? रेडेंसबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन. तो ये हो गया, आपने पहले भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, रेडेंसबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन RH हो गया इन, और उसका वैल्यू अब है इन जूल्स में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल. ये RH का वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल. अब द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट. जो भी लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगा उसे क्या कहोगे? ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में आपका n क्या होता है? 1. तो वो हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1/1² विच इज इक्वल टू 1. करेक्ट. सो E1 मतलब लोएस्ट आपका स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी का वैल्यू क्या है? इक्वल्स टू माइनस RH का वैल्यू क्या है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 1/n², और n इज इक्वल टू फॉर लोएस्ट मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए n क्या होता है? 1. तो हो गया 1/1², 1. दैट इज E1 इक्वल्स टू माइनस RH, और उसको कहोगे माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जूल. अब वैसी एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेशनरी स्टेट का आप निकाल सकते हो, दैट इज n इक्वल्स टू 2. अब n इक्वल्स टू 2 मतलब E2 इक्वल्स टू माइनस RH, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/2². अब 2² क्या हो जाता है? 4. मतलब ये हो गया 1, ये हो गया E2 इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई 4, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा माइनस 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल. तो E1 मतलब ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना हुआ? 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और उसके ऊपर वाले स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी क्या हुआ? माइनस 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल. अब थर्ड रिजल्ट, Bohr theory can be applied to only hydrogen like species. ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो भी स्पीशीज में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोर थ्योरी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही. तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक. तो जो भी एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोर थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं. फॉर एग्जाम्पल He+, क्योंकि उसको एक ही हाइड्रोजन है. He का क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो क्या हुआ? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा. Li2+, Be3+, ये सब में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये सब क्या हो गए? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, और इसलिए इनको ही सिर्फ बोर थ्योरी अप्लाई हो सकता है. Energies of the stationary states associated with this species is given by En equal to minus 2.18 into 10⁻⁻18, that is minus RH into Z²/n² joule. अभी radius can be given by Rn equals to 52.9 into n²/z पिकोमीटर, और ये दोनों फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो जो भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं उनका यदि आपको स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला है En इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n² जूल, और रेडियस निकालना है उसका फॉर्मूला है 52.9 इंटू n²/z पिकोमीटर, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर. ये दोनों में Z मतलब क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर. एंड फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट इज सीन दैट एनर्जी डिक्रीजेस and radius become smaller as value of Z increase. मतलब जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ही है पर इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. करेक्ट. उनकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. तो जैसे जैसे आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो आपको क्या होगा? आपका रेडियस छोटा होते जाएगा और आपकी एनर्जी उस स्टेशनरी ऑर्बिटल की कम होती जाएगी. तो Z का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेडियस और एनर्जी कम होती जाएगी. नाउ
talking about velocities. So velocities of electron can also be calculated by Bohr theory. Velocity का भी formula Bohr ने दिया है. Quantitatively, it is found that magnitude of velocity of an electron increases with increase of z. ठीक है, तो ये क्या देखा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो भी इलेक्ट्रॉन का है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे z इंक्रीज होता है. तो z इंक्रीज होने से एनर्जी कम हो जाती है स्टेशनरी स्टेट की और उसका रेडियस भी कम हो जाता है, बट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाती है एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. और जो भी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो z के साथ तो बढ़ रही है, बट यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है. तो आपको क्या याद रखना है ये दोनों रिजल्ट से कि z बढ़ते ही आपका एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट कम हो जाएगा, रेडियस भी आपका स्टेशनरी स्टेट का कम हो जाएगा, बट उस स्टेशनरी स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है z बढ़ते उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते ही वेलोसिटी कम हो जाएगी. नाउ दीज आर द टू प्रॉब्लम्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन H21 He2 and He plus. Which of these are the hydrogen like species? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करना है. सो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में कितना होना चाहिए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन. मैंने बोला आपको बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की जब भी हम बात करेंगे मतलब उस एलिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अब H21 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, देखो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन A दिया हुआ है तो सॉरी Z दिया हुआ है तो है 1. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 1 होगा. अब He2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, आपका Z दिया हुआ 2, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो जाएगा. बट He प्लस में क्या होगा, He प्लस बनाने के लिए आपको He में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो He में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He माइनस 1 विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He प्लस, क्योंकि आपको प्लस साइन लाना है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना है. तो He में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 में से -1 करोगे तो 1. तो यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज को 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिटल में, H21 को जिसे ड्यूटेरियम भी कहते हैं और He प्लस को. तो ये दोनों को आउटर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं. नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस. ठीक है, He प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट का आपको रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट करने कहा है. He प्लस अभी हमने देखा कि इट इज़ एन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज और इसलिए आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. तो Z इज इक्वल टू 2, क्योंकि He का Z क्या होता है 2, तो उसको हमेशा 2 ही लेना है. ठीक है, भले He प्लस में क्या किया है हमने, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा, भले ही आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, इसलिए Z तो 2 ही रहेगा. एंड द फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1. यहाँ पे क्या कहा है, फर्स्ट ऑर्बिट का कैलकुलेट करने के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट कोई भी मॉलिक्यूल का, कोई भी एटम का n इज इक्वल टू 1 और Z यहाँ पे हो गया 2, क्योंकि हम He की बात कर रहे हैं. Now radius of the first orbit of He plus is r equals to 52.9 into n square divided by z. 52.9 into n square divided by z और 52.9 into 1 square upon 2, क्योंकि n है 1 फर्स्ट ऑर्बिट का और z फॉर हीलियम इज 2. अब इसको एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस के लिए कैलकुलेट करना है, तो इट इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18. तो ये हो गया RH का वैल्यू अप इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल. तो ये हो गया इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल. Z स्क्वायर क्या है आपका 2 और आपका n है 1 स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल. तो आपका R1 फॉर दी He प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपका R1 क्या है 52.9 इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 और आपका En का वैल्यू हुआ -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल. Now, explanation of the line spectrum of hydrogen using Bohr theory. Bohr theory यूज करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आपको एक्सप्लेनेशन है मिला है. तो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा
from the atomic hydrogen can be explained using Bohr theory। तो ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा हमने देखा था पिछले बार ही कि पिछले वाले वीडियो में कि ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा कहाँ से आया था, जब हाइड्रोजन एटम को अलग अलग रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई गई थी और जब वो एनर्जी इमिट कर रहा था वापस तो ये वाले स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किए गए थे। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन किया है बोर थियोरी ने। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ द बोर थ्योरी के सेकेंड पॉस्टुलेट के हिसाब से रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर ऑर्बिट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू इनर ऑर्बिट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सेकेंड पॉस्टुलेट हमने पढ़ा है और उसमें से हमें ये कंक्लूजन मिला है कि रेडिएशन कब इमिट होगा कोई भी एटम से, जब उसका इलेक्ट्रॉन मूव होगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, दैट इज फ्रॉम आउटर ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसे कहा गया है NI, दैट इज इनिशियल ऑर्बिट। ठीक है, NI क्यों कहा गया इनिशियल ऑर्बिट, टू द इनर ऑर्बिट ऑफ लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज NF। तो आपका जो स्टेटमेंट था बोर्स थियरी का सेकेंड वाला पॉस्टुलेट था कि इमिशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, उसको जस्ट यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया गया। तो ये हो गया है रेडिएशन इज इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम, जब वो मूव करेगा आउटर ऑर्बिटल विथ हायर क्वांटम नंबर टू इनर ऑर्बिटल विथ लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। एंड द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई बिटवीन द इनिशियल दैट इज NI एंड फाइनल ऑर्बिट दैट इज NF of electronic transition corresponds to energy emitted by radiation। और डेल्टा ई किसको इक्वल होगा कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने में कितना एनर्जी उसने ट्रांसमिट किया है उसको डेल्टा ई की वैल्यू इक्वल होगी। एंड फ्रॉम द थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ बोर थियरी डेल्टा ई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा ई इक्वल्स टू, हमने देखा था E2 माइनस E1। E2 क्या होता है हायर वाला, E1 क्या होता है लोअर वाला। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा ई इक्वल्स टू EI दैट इज इनिशियल एनर्जी माइनस EF दैट इज फाइनल एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द बोर थियोरी ऑफ एनर्जी E ऑफ ऑर्बिट इज रिलेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो इसके रिजल्ट के हिसाब से बोर ने क्या कहा कि कोई भी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है वो एनर्जी किससे रिलेटेड होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मतलब वो कौन से हायर ऑर्बिट से कौन से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना एनर्जी इमिट करेगा। सो देयरफॉर E इक्वल्स टू माइनस RH इंटू 1/n²। और अब आप ये वाले फॉर्मूला को ऊपर वाले फॉर्मूला से कॉम्बाइन करो तो डेल्टा E इक्वल्स टू माइनस RH/n1² दैट इज NI² माइनस इन ब्रैकेट वापस माइनस RH/NF²। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला में हमने क्या किया है ऊपर वाले फॉर्मूला को दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब उसका कॉमन RH तो कॉमन फैक्टर है दैट इज एन कांस्टेंट वैल्यू, सो RH को बाहर लिख दो और अंदर हो जाएगा 1/NF² माइनस 1/NI²। सो फाइनल फॉर्मूला ये है डेल्टा E इक्वल्स टू, जब भी डेल्टा E आपको कैलकुलेट करना है विच विल बी इक्वल टू RH इंटू 1/NF² दैट इज फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी का स्क्वायर, फाइनल ऑर्बिट का क्वांटम नंबर का स्क्वायर माइनस 1/NI² दैट इज इनिशियल ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ RH इन जूल्स, तो जूल्स में हमने वैल्यू देखा है पिछले वाले स्लाइड्स में कि डेल्टा E इक्वल्स टू RH का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 ब्रैकेट में 1/NF² माइनस 1/NI² जूल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया है जो ये अर्लियर वाला फॉर्मूला था RH का, यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है जूल में। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो यहाँ पे हमने टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर में ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इन फॉलोइंग स्टेप्स। तो कैसे करना है डेल्टा E को वेव नंबर में कैसे लिखना, तो डेल्टा E इन जूल इक्वल्स टू H इंटू जूल सेकेंड इंटू योर फ्रीक्वेंसी म्यू हर्ट्स। ठीक है, और वेव नंबर का डेफिनेशन क्या है, वेव नंबर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू म्यू अपॉन c। ठीक है, तो ये वाला है
वेव नंबर का फॉर्मूला जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में जस्ट वेव नंबर को डालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो अभी आपको पता है डेल्टा ई इक्वल्स टू एच इंटू म्यू, देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू, म्यू का वैल्यू निकालना है, इस फॉर्मूला से क्या लिखोगे, डेल्टा ई अपॉन एच, करेक्ट, क्योंकि डेल्टा ई इक्वल्स टू एच अपॉन एच इंटू म्यू, सो म्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। अब आपको ये वाला म्यू का वैल्यू इस वाले वेव नंबर के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, तो म्यू बार इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच, तो मैंने किसकी जगह लिख दिया, म्यू की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा ई अपॉन एच इंटू 1 अपॉन सी, क्योंकि सी तो वैसे ही है 1 अपॉन सी। अब डेल्टा ई का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई का वैल्यू ये है, ठीक है। अब मैं डेल्टा ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वाला जो वैल्यू है वो मैंने सिर्फ डेल्टा ई के लिए यहाँ पे लिख दिया, और h का वैल्यू मुझे पता है 6 इंटू 6 2 6 इंटू 10⁻⁻34, क्योंकि वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। c का वैल्यू भी पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10। और अब ये सारे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके आप जब वेव नंबर के टर्म्स में लिखोगे तो आपको कल वाला आपका फॉर्मूला मिल जाएगा वापस, दैट इज वेव नंबर इन पर सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू 109677 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमने बेसिकली क्या किया है, ये वाले जो फॉर्मूला है उसको कन्वर्ट कर दिया वेव नंबर के टर्म्स में। तो उसके लिए हमने क्या किया, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच इंटू म्यू एंड वेव नंबर इक्वल्स टू म्यू अपॉन सी, देयरफॉर वेव नंबर इज इक्वल्स टू, आपने म्यू की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा ई अपॉन एच इंटू 1 अपॉन सी, और डेल्टा ई का ये वाला वैल्यू था, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और आपको फाइनली सारे वैल्यूज डालने के बाद ये वाला फॉर्मूला मिल गया। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है, दैट इज म्यू बार, दैट फ्रीक्वेंसी वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, एंड दिस appears to be Radiansberg constant where nf equals to n1 and ni equals to n2. अब the initial lines comprising the 5 series does are the result of electronics transition from the excited hydrogen atom। तो जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मिलता है आपको, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफर्न सीरीज, ये तीनों भी सीरीज किससे बना है, ड्यू टू द इमिशन लाइन, और जो कहाँ से हो रहा है, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम से। तो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तब ये सारे सीरीज आ रहे हैं। So for the Lyman series is the result of moving of electron from excited of higher orbit, that is n2 equals to n1, that is 2 3 4। Lyman series में आपका n1 क्या होगा, that is ni क्या होगा, initial, that is initial orbit क्या होगा 2 3 4 etc, और lower orbit हमेशा फिक्स रहेगा Lyman series के लिए, that is n1 equals to nf equals to 1। तो Lyman series का nf हमेशा 1 है और ni डिपेंड करेगा 2 3 4 5 6 7। बाल्मर सीरीज के लिए आपका n2 इज इक्वल टू ni, दैट इज 3 4 5 एक्सेट्रा, बट लोअर वाला अब फिक्स है बाल्मर के लिए, तो लोअर में nf फॉर बाल्मर सीरीज इज n इक्वल टू 2। पाशन सीरीज के लिए nf हो जाएगा 3, ब्रैकेट सीरीज के लिए nf हो जाएगा 4, और पीफर्न सीरीज के लिए nf हो जाएगा 5, बस ni vary करेगा। Now the electronic transition for any of this series can be explained by the Bohr's atomic model for hydrogen। आपको जस्ट यहाँ पे लाइमन सीरीज के लिए याद रखना nf is 1, बाल्मर सीरीज के लिए nf is 2, पाशन सीरीज के लिए nf is 3 and so on। और ni डिपेंड करेगा उसका नेक्स्ट नंबर, nf 1 है तो ni हो जाएगा 2 3 4, nf 2 है तो ni हो जाएगा 3 4 5 and so on। Now next question is that what is the wavelength of the photon emitted during the transmission from the orbit of n equals to 5 to that of n equals to 2 in hydrogen atom। ठीक है, तो अभी आपके पास दो ऑर्बिट दिया उन्होंने, n इक्वल्स टू 5 n इक्वल्स टू 2, और अभी जब एनर्जी कौन सा कितना एनर्जी इमिट हो रहा है, जब आपका फोटोन कितना, मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में n5 से n2 की तरफ मूव कर रहा है, तो n
5 और N2 आपका हो गया NF एंड NI। अब देखो, द वेव नंबर ऑफ ट्रांसिशन इज गिवन बाय रेजन्सबर्ग एक्सप्रेशन, दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू 109677 इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। N1 तो मुझे पता है 2 है और N2 मुझे पता है 5 है, तो N1 की जगह 2 लिख दो स्क्वायर और N2 की जगह लिख दो 5 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू और आपको मिल जाएगा। N2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, सो 109677 इंटू 1/4 माइनस 1/25 और इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 23032.17 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया आपका वेव नंबर। अब लैम्डा इक्वल्स टू 1 वेव नंबर, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है लैम्डा इक्वल्स टू 1 वेव नंबर, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1/23032.17, द वैल्यू इज 4.34 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अब वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा इज इक्वल टू 434 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और इसको आपको अभी नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁷ से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 434 नैनोमीटर। तो 434 इसका वेवलेंथ का नैनोमीटर में हो गया, और आपका यहाँ पे वेव नंबर था 23032.17 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, क्या लिमिटेशंस थे? तो पहला, बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट द इनर फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्चुअली हमने कल भी देखा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, कुछ लाइंस तो दूर दूर हैं, बाद में वो इन्फिनिटी पे जाते हैं लाइंस, मतलब एकदम फाइनर लाइंस मिलते हैं, और ये वाले फाइनर लाइंस और भी फाइनर हो जाते हैं जब आप बहुत अच्छे वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट में ये एक्सपेरिमेंट करोगे। बट ये लाइन को बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये लाइंस कहाँ से आए। Bohr atom model was unable to explain the spectrum of atoms rather than hydrogen. हाइड्रोजन के अलावा आज तक बोर मॉडल कोई भी एलिमेंट के एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही एक्सप्लेन कर पाया है। बोर थियोरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीमेनेस इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। तो बोर थियोरी लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन जो भी आपको मिलते हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं एक्चुअली जीमेन इफेक्ट या फिर स्टार्क इफेक्ट में, उसको भी बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। तो बोर थ्योरी ये भी नहीं बता पाया कि एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाते हैं और केमिकल बॉन्ड उनके बीच में कैसे बन पाता है, तो ये भी बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये मेजर ड्रॉबैक्स थे बोर एटॉमिक मॉडल के। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू हैव